वो कहता है कि n इज इक्वल टू डेल्टा n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन. All transitions are allowed. All transitions are allowed. तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन, देखो अलाउड का मतलब क्या है कि मेरा इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं तो मेरा इलेक्ट्रॉन उठ के कहीं भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी. तो वो अलाउड है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल से उठ के किसी भी लेवल तक जा तो सकता है. अब आगे जो लेपोर्टे आता है, लेपोर्टे रूल, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो डेल्टा एल है दैट शुड बी प्लस माइनस 1. डेल्टा एल का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर डेल्टा एल क्या कहता है कि डेल्टा एल अगर प्लस माइनस 1 है तो ही ट्रांजिशन फ्रूटफुल होगा, अलाउड होगा, अदरवाइज तो फॉरबिडन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें S2P, S के लिए L होता है 0 और P के लिए L होता है 1, D के लिए L होता है 2 और F के लिए L होता है 3. तो ये है मेरे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, जो कि बताता है सब एनर्जी लेवल्स के बारे में, और वी कैन से अबाउट द ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मेरा ट्रांजिशन डेल्टा एल प्लस माइनस 1 होगा तो ही वो क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा, अदरवाइज दैट वुड बी फॉरबिडन. लाइक अगर मैं कहूँ कि S2P दिस इज अलाउड और फॉरबिडन, फटाफट साथ साथ बोलते रहो राजा बाबू. यस मैम. हाँ अलाउड होगा. और अगर मैं बात करूं D to D ट्रांजिशन, इट विल बी फॉरबिडन और अलाउड. अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इट फॉरबिडन और अलाउड D to D ट्रांजिशन? रितांशु बताएगा. रितांशु बताओ. एक मिनट मैम बता. आवाज नहीं आई. आनंद आप बताओ. आनंद यस मैम. दिवेश. हाँ आनंद बताओ, ये D to D हमने जो किया हुआ है दैट वुड बी अलाउड और फॉरबिडन? मैम फॉरबिडन होगा मैम. फॉरबिडन, वेरी गुड. फॉरबिडन होगा ये क्योंकि इसमें जो है 2 to 2 जा रहा है और 2 minus 2 0 हो जाएगा, तो वो तो फॉरबिडन हो जाएगा. ऐसे ही अगर मैं D to F की बात करूं तो मुस्कान बताएगी. मुस्कान, D to F में क्या होगा, फॉरबिडन होगा या अलाउड होगा? अलाउड. अलाउड होगा, वेरी गुड. और अगर मैं S to D की बात करूं तो खुशी बताएगी अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा? मैम अलाउड होगा. अलाउड होगा. अलाउड होगा. S to D, आई एम टॉकिंग अबाउट S to D. D for डॉल. मैम फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन होगा. आई थॉट पी वाज. हाँ उसमें फॉरबिडन होगा क्योंकि यहाँ पर 0 to 2 यानी कि डिफरेंस आ गया +2 या -2, तो यानी कि वो हो गया फॉरबिडन. तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा सिलेक्शन रूल फॉलो होगा, कौन से हम सिलेक्शन रूल की बात कर रहे हैं. तो इसमें जो है फर्दर आप देखोगे कि पेरिटी, तीसरा जो सिलेक्शन रूल है वो है पेरिटी. पेरिटी का मतलब क्या है, देखो अब दो चीजें मैंने ली, एक ये ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, प्लस साइन इज शोइंग देयर वेव फंक्शन. देन मेरे पास दो चीजें निकल के आती हैं, एक ये वाला ऑर्बिटल बनता है जिसमें यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे, यानी कि पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो है प्लस की है. दिस इज द केस ऑफ बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल. ठीक है.
और यहाँ पर हम बात अगर करें दूसरा जो पॉसिबिलिटी है, मान लो एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से हमने मैच किया, तो वो कैसे हो जाएगा कि वो एक दूसरे से और भी दूर चले जाएंगे और बीच में एक नोड आ जाएगी, जैसा कि हमने एमओटी में पढ़ा बार बार। तो बीच में एक नोड आ जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दिस इज द केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज कौन सा वाला, सिग्मा, ठीक है, जिसको हमने उस टाइम सिग्मा स्टार कहा था। अब देखो पेरिटी का मतलब क्या है कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो एक, यहाँ पर अगर हम पॉइंट लें तो इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको याद होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब अगर हम मॉलिक्यूल के बीच में, बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लें और उससे जितना लेफ्ट हैंड साइड या फिर अप जाएं उतना ही राइट हैंड साइड या फिर डाउन जाएं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। लाइक अगर हम इसको स्फेरिकल बनाएं तो अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट लें, क्योंकि यहाँ पर पूरे में जो वेव फंक्शन है सबका ऐड हो गया है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है क्योंकि ये बॉन्डिंग का केस है। तो मान लो अगर हम इधर गए और इधर गए तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव मिला और यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव मिला, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और जैसा कि हमें याद है कि अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है तो हम उसको जिराडे बोलते हैं। तो इसलिए ये जो होगा, इसकी जो पेरिटी होगी वो सिग्मा जी हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो अगर किसी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसमें हम जी वर्ड का यूज करेंगे। जब बजाय, अगर हम, ये था फर्स्ट केस बॉन्डिंग का, बजाय इसके अगर हम सेकंड केस देखते हैं तो हमने देखा कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे आ गया, जिसकी वजह से जो है प्रोबेबिलिटी कम हो गई और एंटी बॉन्डिंग का केस आ गया। अब अगर मैं इसमें एक पॉइंट लूं बीच में, ये मेरे पास एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल हैं, मैं इधर गई तो मुझे नेगेटिव चार्ज मिला और मैं अगर इधर गई तो मुझे पॉजिटिव चार्ज मिला। इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल, दिस ऑर्बिटल डज नॉट कंटेन एनी सेंटर ऑफ सिमेट्री, and if this is not having any center of symmetry then we will use the word अनजिराडे, यानी कि यू, अनजिराडे मतलब यू। तो जो भी इस तरह का होगा कि हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिली है तो वहां पर हम यू, अनजिराडे वर्ड का यूज करेंगे। तो एक है जिराडे, एक है अनजिराडे, समझ आया? ध्रुव लेट ज्वाइन किया आज तो तुमने, रुद्रांश समझ आया? यस मैम। अब देखो अगर समझ आ गई है ये चीज आपको तो अगले वाले में मुझे आप लोग बताओगे, और आप ये कह सकते हो बॉन्डिंग में जिराडे है सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग में अनजिराडे है, ये भी आप वर्ड का यूज कर सकते हो। और अगर ये समझ आ गया है तो आप मुझे इसमें बताना, ये बनाना बॉन्ड बनाएगा। अब ये है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल बनाएगा पाई बॉन्ड। तो अब ये मुझे बताओ कि ये जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा ये पाई जी होगा या पाई यू होगा? क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस इज द केस ऑफ बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, दिस इज द केस ऑफ बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। तो अब मुझे ये बताओ, जैसे सिग्मा में बॉन्डिंग में जिराडे था, तो क्या यहाँ पर भी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में जिराडे होगा? यस मैम। यस मैम। कनिष्का यस मैम। आप बताओ बेटा, देख के बताओ पहले। जिराडे मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए यहाँ पर, और ये है बॉन्डिंग का केस। तो अब मुझे बताओ, अब मैं यहाँ पर, हाँ मैम नहीं होगा, एक तरफ प्लस है एक तरफ नीचे माइनस है। हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे प्लस साइन मिला, और अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊं तो मुझे माइनस साइन मिला, यानी कि नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। और इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री ही नहीं है देन वी विल यूज द डेजिग्नेशन यू, दैट इज अनजिराडे। तो पाई का एंटी बॉन्डिंग जिराडे होगा और बॉन्डिंग अनजिराडे, इसमें अपोजिट होगा, एस के जैसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम दूसरा हम देखें तो हमने क्या किया, ये एंटी बॉन्डिंग लिया, ठीक है।
एंटी बॉन्डिंग किसका लिया? ABMO ऑफ p ऑर्बिटल, ठीक है, p का हमने एंटी बॉन्डिंग लिया, तो ये कैसे बना? ऐसे बना, इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। तो जब हम सेंटर से चले, इधर भी नेगेटिव मिला और इधर भी नेगेटिव मिला। जब हम इधर गए तो इधर पॉजिटिव मिला और इधर भी पॉजिटिव मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे अब मैं क्या लिखूं? इंद्रप्रीत सिंह, is the anti bonding of p orbital is having the zirade or unzirade? इंद्रप्रीत सिंह, अनम्यूट करो इंद्रप्रीत। प्रियांशी, प्रियांशी, यस मैम। हाँ आप बताओ, मैं यहाँ पर जिराड़े लिखूं या अनजिराड़े? मैम zirade because it has center of symmetry. Very good, because it is having center of symmetry, that's why the anti bonding of p orbital is zirade. तो यहाँ पर पाए जो बॉन्डिंग का होगा वो अनजिराड़े होगा और एंटी बॉन्डिंग का होगा वो जिराड़े होगा। तो ऐसे ही हम देखें अगर, तो S P D F ये ऑर्बिटल होते हैं जो हमारी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो अगर इनके बॉन्डिंग की मैं बात करूं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, तो वो क्या होते हैं? देखो अभी अभी हमने देखा, S का होता है G, U का P का होता है U, D का अगेन G, F का U। और अगर इनके एंटी बॉन्डिंग की बात, ये ऑल्टरनेट होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो S का एंटी बॉन्डिंग होता है U, अपोजिट होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये इनकी सिमेट्री को देखते हुए हमने इनकी पेरिटी दिया हुआ है, और सिलेक्शन रूल ये कहता है कि U to G एंड G to U, यानी कि जिराड़े से अनजिराड़े जो हमारे ट्रांजिशंस होंगे दे वुड बी अलाउड, बट जो हमारे जिराड़े टू जिराड़े और अनजिराड़े टू अनजिराड़े ये जो ट्रांजिशंस होंगे दैट वुड बी फॉरबिडन, दैट वुड बी फॉरबिडन। तो अभी तक हमने 3 केसेस किए हैं। पहला हमने लिया एनर्जी सिलेक्शन रूल, जिसमें हमने बताया कि मेरा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी लेवल में जाने के लिए अलाउड है, वो एनर्जी को जैसे ही अब्सॉर्ब करेगा किसी भी एनर्जी लेवल पे वो पहुंच सकता है, दैट इज अलाउड। अब पहुंचने के बाद हमने देखना है कि अब वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर वो डेल्टा L ±1 है तो अलाउड है, यानी कि S to P जा सकता है, P to D जा सकता है और D to F जा सकता है, लेकिन S to D नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे +-2 आ जाता है। तो इसीलिए सिर्फ अलाउड होंगे +-1 वाले। देन पेरिटी, पेरिटी में जो अलाउड होंगे G to U एंड U to G, यानी कि अनजिराड़े से जिराड़े और जिराड़े से अनजिराड़े, सिर्फ यही ट्रांजिशन ऐसे होंगे जो कि अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। देन हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। 2s+1 अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 1, इसका मतलब हमारी स्टेट है सिंगलेट। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 2, इसका मतलब है ये डबलेट। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 3, इसका मतलब स्टेट है हमारी ट्रिपलेट। तो ये क्या कहता है, या फिर स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल्टा S शुड बी 0 अलाउड ट्रांजिशन होने के लिए, यानी कि हमारे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है दैट शुड बी सेम। कैसे निकलेगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी? कि मान लो मैंने कोई ऑर्बिटल ले लिया, p ऑर्बिटल ले लिया, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने MOT में किया था, अब स्पिन की वैल्यू हो गई 1/2। तो अब इस 1/2 को हम 2s+1 में रखेंगे, 2 × 1/2 + 1 दैट इज 2, यानी कि ये मेरे पास स्पिन की स्टेट आ गई है 2, स्पिन की स्टेट आ गई है 2। तो अगर मेरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये जा सकता है सिर्फ 2 से 2, ठीक है। अगर मेरा एक स्टेट दूसरे, मान लो दो आपको जो है 2 एग्जाम्पल दिए हैं, P1 से P1, P1 2 अलग अलग स्टेट हैं, P1 से P2 और P1 से P3, इस तरह की मान लो कोई ट्रांजिशन आपकी हो रही है,
तो आप देखोगे जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और इसका फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया 2s+1। तो मान लो कोई हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी अब जो स्पिन हो जाएगी वो हो जाएगी 1, और इस तरह से 2 + 1 दैट इज 3, यानी कि हमारी स्टेट जो आ गई वो ट्रिपलेट आ गई, यानी कि हमारी स्टेट का नाम हम लिख सकते हैं p3। तो इस तरह से 3p इस तरह से आ गई। अब ये जो 3p है ये 3d इस तरह से जा सकता है, ठीक है। देखो एक है 3p, एक है 3d, इनका ट्रांजिशन हमने दिखाना है, ठीक है। अब देखो पहले हम देखेंगे स्पिन, डेल्टा S शुड बी 0 फॉर अलाउड ट्रांजिशन, डेल्टा L शुड बी ±1 फॉर अलाउड ट्रांजिशन। ये जो ट्रांजिशंस होंगी ये अलाउड ट्रांजिशंस होंगी। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो ट्रांजिशन है दैट विल बी अलाउड और नॉट अलाउड, फॉरबिडन। तो पहला क्या है, डेल्टा S शुड बी 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे दोनों की 3 है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, अलाउड है। देन वी विल सी द एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर P से D में जा रहा है, तो P का हम देखें L = 1 है और D का अगर हम देखें तो 2 है। तो हमारा जो होगा L1 L2 हम लेके चले तो L2 - L1 हम हमेशा लेंगे अब्जॉर्प्शन के केस में, तो 2 - 1 दैट इज +1। तो +-1 हमारा है, तो इसका मतलब कैसा है, वो अलाउड ट्रांजिशन है। तो अगर मैं इस ट्रांजिशन की बात करूं कि 3p से 3d ट्रांजिशन अलाउड होगा या फॉरबिडन, दैट वुड बी अलाउड ट्रांजिशन। ऑन द अदर हैंड इफ आई ड्रॉ द अनदर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर मैं लूं कि 3d to 2p, क्या ये ट्रांजिशन अलाउड होगा सनी? नो, मुस्कान इज सेइंग नो। ठीक है, अब 2 एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेती हूँ। इन दोनों में से कौन सा बेटर होगा? जैसे मान लो मेरे पास 2 पीक आई हैं, एक ये आई है एक ये आई है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रा में मेरे पास 2 पीक हैं, एक है ये वाली और एक है ये वाली। तो जो अलाउड ट्रांजिशन होगा वो हमेशा पीक ऊंची देगा, यानी कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये वाला जो ट्रांजिशन है ये हमारा सारे सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो भी हाई होगी। तो अगर मैं ये पीक 1 मानूं ये पीक 2 मानूं, तो इन दोनों ट्रांजिशन में से 1 2, तो 1 की पीक कौन देगा, 1 देगा या 2 देगा? कौन सा ट्रांजिशन देगा? 1 की पीक, ज्यादा इंटेंसिटी की पीक वो देगा जो सारे सिलेक्शन रूल फॉलो कर रहा है। फिर भी अगर हम इन दोनों में से देखें तो कौन देगा? सुरुचि आप बताओ। जो फर्स्ट वाली पीक है हाँ, वो 1 वाला ट्रांजिशन देगा या 2 वाला ट्रांजिशन देगा फर्स्ट वाली पीक को? मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला। चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो देखो। एक है मेरे पास 3p to 3d, एक है मेरे पास 3p to 2d, एक है मेरे पास 3p to 2f। ये 3 ट्रांजिशन है, A B एंड C, ये 3 ट्रांजिशन मेरे पास है। आपको क्या देखना है कि एक तो 2s+1 और यहाँ पे L, इस तरह से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कॉमनली कि ये जो है ऊपर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, डेल्टा S शुड बी 0 एंड डेल्टा L शुड बी +-1, देन इट इज अलाउड। अब मेरे पास ग्राफ में 3 पीक आई, एक ये आई एक ये आई और एक ये आई, 1 2 3, 3 पीक मेरे ग्राफ में आई। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये पहचानना है कि कौन सी पीक कौन सी ट्रांजिशन की है। आपके पास 3 ट्रांजिशन है A B C
और 3 पीक हैं 1 2 3। जो अलाउड ट्रांजिशन होता है हमेशा वो सबसे ऊंची पीक देता है, इंटेंस पीक देता है, वही हमारे लिए जो है फ्रूटफुल होता है। सो आई एम आस्किंग कि फर्स्ट वाली जो पीक है, आदित्य कुमार तुम बताओ, जो फर्स्ट वाली पीक है वो कौन से ट्रांजिशन की पीक है? आइदर ए बी एंड सी, इन तीनों में से कौन से ट्रांजिशन की पीक है फर्स्ट वाली? अक्षत नहीं Yes, ma'am. अनम्यूट हो रहा है माइक, तो फिर आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो आदित्य। अक्षत बताओ कि फर्स्ट वाली कौन से ट्रांजिशन की पीक है? ए। यस अंश, थर्ड वाली पीक कौन सी ट्रांजिशन की है? कौन से वाली थर्ड ट्रांजिशन, थर्ड पीक जो है? बी। नहीं समझ? अच्छा ये बताओ, समझ नहीं आया क्या? देखो दोबारा से सुन लो। यहां पर हमने देखा फर्स्ट वाला केस, देखो डेल्टा एस इज 0 एंड डेल्टा एल इज ±1। दूसरा केस में क्या है? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एल इज ±1। थर्ड वाले केस में क्या है? डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एल इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि कौन सा सिलेक्शन रूल जो है कितना फॉलो हो रहा है। फर्स्ट वाले केस अगर हम देखें तो उसमें मेरा कंप्लीटली फॉलो हो रहा है, दोनों रूल बहुत अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि डेल्टा एस भी 0 है और डेल्टा एल भी ±1 है। सेकेंड वाला हम देखें तो ये पार्शियली फिल हो रहा है, पार्शियली फॉलोड हो रहा है, मींस कि यहाँ पर डेल्टा एस तो 0 नहीं है, लेकिन जो डेल्टा एल है दैट इज इक्वल टू ±1। थर्ड वाला केस हमने देखा, ना ही तो डेल्टा एस 0 के इक्वल है और ना ही मेरा डेल्टा एल जो है वो ±1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ? ये फुल्ली अलाउड। ये कैसा हुआ? पार्शियली अलाउड। और ये कैसा हुआ? नॉट अलाउड। अब ये हमें पता चल गया। अब मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो अलाउड ट्रांजिशन होगा ना वो सबसे अच्छी पीक देगा, जो अलाउड ट्रांजिशन होगा वो सबसे अच्छी पीक देगा, और जो पार्शियली होगा वो, अभी बताओ, अभी आ रहा है समझ में? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, अब प्लीज अब गलती मत करना। देखो अब बताओ मुझे, सेकंड वाली पीक किसकी होगी? सन्नी बताएगा। यस मैम। हाँ सेकंड वाली मैम सेकंड, बी क्यू। दोबारा से बोलो प्लीज। हेलो। बी की होगी मैम, बी की। हाँ वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो थैंक गॉड कि समझ आ गया है। चलो जी, अब ये वाला सिलेक्शन रूल भी फॉलो कैसे होगा समझ आ गया है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी एजिमुथल, तो 3 आप लोगों ने अभी कर लिए हैं। पहला आपने किया कि डेल्टा एन शुड बी ±1 ±2 ±3 एंड अप टू सो ऑन। दूसरा आप लोगों ने किया कि डेल्टा एल शुड बी ±1। तीसरा आप लोगों ने किया डेल्टा एस शुड बी 0, और कल हमने किया था डेल्टा जे शुड बी ±1। जैसा कि हमने रोटेशनल क्वांटम, यहाँ जे जो है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है, तो जौन सी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कराऊंगी उसके सिलेक्शन रूल आप खुद देखोगे कि कौन सी में कौन सा फॉलो होगा। तो पांचवा आपने किया कि वाइब्रेशनल जो नंबर है, वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल है, यहाँ पर V क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, तो दैट शुड आल्सो बी ±1। देन 6 आपने किया पेरिटी, पेरिटी यानी कि जो जिराडे से अनजिराडे और अनजिराड से ये होगा अलाउड, और G to G एंड U to U ये होगा फॉरबिडन।
तो ये बेशक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये है सिलेक्शन रूल फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कॉमनली मैंने सारे कराए हैं, जैसे बेसिक प्रिंसिपल मैंने सबका कॉमन कराया था, ऐसे ही कॉमन मैंने सिलेक्शन रूल कराए हैं सभी के सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो जो हो सकता है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला सिलेक्शन रूल है, वो सिलेक्शन रूल क्या कहता है 7th, कि जो मेरे पास वेव फंक्शन है वो प्लस से प्लस या फिर माइनस से माइनस, वेव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये जो ट्रांजिशंस होंगे ये अलाउड होंगे। तो प्लस टू माइनस ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्शन रूल थे आप लोगों के। तो 2 टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द सेकंड इज सिलेक्शन रूल फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपने सिलेबस में देखा हो तो सिलेक्शन रूल और बेसिक प्रिंसिपल ये आपके हो गए हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशन होंगे कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आपको याद होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वाइब्रेशनल होते हैं और वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल होते हैं और रोटेशनल के अंदर ट्रांसलेशनल होते हैं। तो कैसे हमने किया था कि ये वाला जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इसके अंदर कौन होंगे? इसके अंदर होगा वाइब्रेशन ट्रांजिशन, और वाइब्रेशन के अंदर कौन होगा? रोटेशनल ट्रांजिशन, और रोटेशनल के अंदर क्या होगा? ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये इसी तरह हमने कर लिया था ये चीज कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होगा तो साथ ही साथ उसके अंदर वाइब्रेशन भी हैं, तो उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होगा, और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब होगा तो उसमें रोटेशनल भी है। तो इकट्ठे हमें सभी पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं तो हमें वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल में तो बहुत कम एनर्जी गैप होता है, तो इसलिए हम उसको तो छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल दोनों ट्रांजिशन की जो पीक आएगी वो तीनों ट्रांजिशन की आएगी। तो यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है इसकी पीक जो होती है ब्रॉड होती है, डिस्टेंस होता है। क्योंकि मान लो कि ये पीक आई मेरी रोटेशनल की, क्योंकि रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल हो रहा है और वाइब्रेशनल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो क्योंकि तीनों की पीक मिलके होती है तो इसलिए ये पीक जो होती है ब्रॉड होती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हमारी पीक्स होती हैं वो ब्रॉड क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों ट्रांजिशन इंक्लूड होते हैं। देन हमें देखना है कि कौन कौन से, सबसे पहले देखो बेसिक प्रिंसिपल तो आपको आ ही गया। क्या है प्रिंसिपल? कि जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन जो होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगा, और अगर हमारा मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा देगा। कब देगा? जब हमारा जो एनर्जी गैप है ये एच न्यू के इक्वल हो जाएगा, और एच न्यू के ही इक्वल नहीं हो जाएगा, जबकि ये जो है यूवी, जब ये यूवी रेडिएशंस को लेगा, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और इतना डेल्टा ई के इक्वल इसको एनर्जी मिल जाएगी, तो ये यहाँ पे नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा। तो ये सारा जो बेसिक प्रिंसिपल था एज इट इज आपको करना है, बस यहाँ पे आपको यूवी रेडिएशंस और उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन करना है और कुछ भी नहीं करना। तो फिर फर्दर प्रिंसिपल होगा सिलेक्शन रूल की। अगर हम बात करें तो उसमें आपके सिलेक्शन रूल सारे यूज होंगे। ठीक है, वो सारे सिलेक्शन रूल एज इट इज चिपका देना। मान लो आपकी कोई सी भी स्पेक्ट्रो आती है ना, तो उसका प्रिंसिपल और रूल तो उसमें आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अब मेन आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रांजिशंस होंगे। देखो ट्रांजिशंस कौन कौन से होंगे वो तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, लेकिन हमारे पास जब भी हम ऑर्गेनिक में अगर बात करें
तो हमारे पास सबसे स्टेबल कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। और जो सबसे स्टेबल बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद मेरा आता है पाई बॉन्ड, लूजली बाउंड होता है, थोड़ा अनस्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड, और इसलिए थोड़ा अनस्टेबल है, इसलिए एनर्जी जो है थोड़ी सी ज्यादा है सिग्मा बॉन्ड से। देन मेरा एन, दैट इज नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के पास होते हैं तब ये हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, एज सच बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते ये, क्योंकि एज अ लॉन पेयर रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, H2O में इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने के लिए यूज हो गया, यहाँ पर दूसरा हो गया, लेकिन दो जो इसके पास पड़े हुए हैं अभी भी एज अ लॉन पेयर पड़े हुए हैं, जो बॉन्डिंग में किसी तरह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ऑक्सीजन के पास हैं। अब ये जो तीनों है ये है बॉन्डिंग। अब उसके बाद जो आता है वो आता है पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा ना, कि पहले हमने सिग्मा बनाया था, फिर पाई बनाया था, फिर पाई स्टार ऊपर आ जाता है और फिर सिग्मा स्टार ऊपर आ जाता है। इस तरह से हमारे पास, आप देखो इनऑर्गेनिक में भी देख चुके हो और अब ऑर्गेनिक में भी आप देख चुके हो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कौन कौन सा ट्रांजिशन जो है फ्रूटफुल होगा। मोस्ट कॉमन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमें इस तरह के जो ऑर्बिटल होंगे ये ट्रांजिशन देखिए। अब जो है देखना है कि जो ट्रांजिशन होगा वो कौन कौन सा पॉसिबल होगा। सारे ट्रांजिशन तो देखो हमें रिजल्ट देंगे नहीं, तो कुछ एक ही ऐसे ट्रांजिशंस होंगे जो कि हमें रिजल्ट देंगे। वो कौन से ऐसे ट्रांजिशन है, देखो यहाँ पर एक है मेरा ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नहीं बना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार पहला जो ट्रांजिशन है, ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन किस तरह होगा, कौन से मॉलिक्यूल में होगा, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होगा वो, जैसा कि नाम ही पता है सिग्मा, सिग्मा मतलब कि यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में। अब ये जो टूटेगा ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में यूज होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इस तरह का रिएक्शन होती है। तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, अनसैचुरेशन अगर होता मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन होगा कैसे होगा, मान लो कोई C सिंगल बॉन्ड C था या फिर C सिंगल बॉन्ड H था, इस तरह के सिंगल जब कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो बहुत ज्यादा उनको एनर्जी हम देंगे और वो फिर ब्रेक करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड पे या फिर इस वाले बॉन्ड पे यूवी लाइट जो है, यूवी रेडिएशंस जो हैं उनको फॉल कराएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा स्टार में जाएगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएंगे। तो वहां पर जैसे एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया, इस तरह से समझो, जैसे ये है सिग्मा और ये है सिग्मा स्टार, ये है BMO, ये है ABMO, या फिर आप कह सकते हो ये है होमो और ये है ल्यूमो, ठीक है। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारा जो ट्रांजिशन हुआ वो सिग्मा से सिग्मा स्टार गया, लेकिन एज वी नो कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत स्टेबल होता है और अगर हमें उसे ब्रेक करना है तो बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन है, मतलब इसके लिए हमने बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है, नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजिशन है वो हमारा है पाई टू पाई स्टार, पाई टू
पाई स्टार। अब इसको हम देख लेते हैं कि पाई टू पाई स्टार कौन से मॉलिक्यूल्स में होगा और किस तरह से होगा। तो दूसरा मेरा जो ट्रांजिशन है वो है पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। तो देखो पाई, इसका मतलब क्या होगा, इसमें पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, देखो यहाँ का मतलब क्या है कि इसमें पाई बॉन्ड के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन टूट के एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, पाई। अब पाई क्योंकि लूजली बाउंड होता है इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इजीली टूट जाएगा, इसके लिए एनर्जी कम चाहिए होगी। तो ये ज्यादातर ओलिफिन्स के अंदर या फिर एल्कीन्स के अंदर या फिर जैसे बेंजीन हो गया, यानी कि जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर मैं कलेक्टिवली अगर कहूं तो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर ये ट्रांजिशन होगा। ठीक है, जैसे बेंजीन का है, बेंजीन के पास पूरी रिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर है मेरा पाई और यहाँ पर है पाई स्टार। तो यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है पाई स्टार, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा और पाई स्टार में जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ट्रांजिशन में ये मेरा होमो हो गया और ये मेरा ल्यूमो हो गया। तो ट्रांजिशन हुआ पाई टू पाई स्टार। कौन से मॉलिक्यूल्स में होगा जिसमें पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड कौन किस में होता है, या तो एल्कीन्स में होता है या एल्काइंस में होता है या फिर मेरा बेंजीन वगैरह के अंदर होता है। तीसरा जो ट्रांजिशन है, तीसरा ट्रांजिशन अगर हम देखें तो मेरा वो ट्रांजिशन होगा N2 सिग्मा स्टार और चौथा ट्रांजिशन होगा N2 पाई स्टार। तो हम इनको भी देख लेते हैं। तो ये जो चार स्पेक्ट्रोस्कोपिकली पता चला कि जो ये चार ट्रांजिशन है सिर्फ यही अलाउड ट्रांजिशन है, बाकी के जितने भी ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा N2 सिग्मा स्टार और N2 पाई स्टार। ठीक है, इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि यहाँ पर मेरे पास है कोई भी ऐसा, जैसे कि मिथाइलअमीन या फिर मैं कोई दूसरा जैसे मिथाइल आयोडाइड, इस तरह का मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि हर एक एटम ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन में भी एक ही बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 3 लोन पेयर बच जाते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आयोडीन के पास भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये वाला जो नाइट्रोजन है नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल से उठ के सिग्मा स्टार में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, N2 सिग्मा स्टार, यानी कि नॉन बॉन्डेड से उठ के और सिग्मा स्टार में जाएगा क्योंकि सारे सिग्मा के बॉन्ड है। यहाँ पर कोई भी पाई हमें बॉन्ड नहीं दिख रहा है। पाई बॉन्ड किस में होगा, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम सिग्मा N2 पाई स्टार का लें तो उसमें दूसरा होगा। जैसे मान लो कोई और एग्जाम्पल हम ले, लाइक कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम ले, एरोमेटिक ले लें या एलिफेटिक ले लें, तो जहां पर हम यूवी रेडिएशंस का यूज करेंगे, लाइक N डबल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स हम ले लेते हैं। तो N डबल बॉन्ड N हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशंस का वो इस सिस्टम पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि N और N के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अगर यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने पढ़ाई है कि जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हैं ऑर्बिटल। तो यहाँ से ये क्या होगा कि दोनों ही एटम डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, और ये जो है दोनों पे लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पाई स्टार के एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट करेंगे जब हमारे पास ट्रांजिशन होगा, यानी कि एक हमारा होगा N ऑर्बिटल और एक होगा पाई स्टार। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएंगे, पाई स्टार के अंदर चले जाएंगे। तो ये ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स के अंदर होगा जिसमें एक ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, और इनके अंदर सिग्मा स्टार है तो सारे बॉन्ड सिग्मा के होंगे, पाई स्टार है तो उसमें एक डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। तो टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास
यूवी रेडिएशंस के अंदर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास 4 ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। पहला जो पॉसिबल ट्रांजिशन है वो हमारा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा ट्रांजिशन है मेरा पाई टू पाई स्टार, तीसरा ट्रांजिशन है N2 सिग्मा स्टार और चौथा ट्रांजिशन है N2 पाई स्टार। तो ये जो ट्रांजिशन है ये है जो पॉसिबल है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि जो यूवी रेडिएशंस को ये जो है एब्जॉर्ब करेगी, जैसे विजिबल रीजन है वो 400 टू 800 मेरे पास 400 टू नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के अंदर वो सारा कवर हो जाता है। ठीक है, तो टोटल जो रेंज होती है वो 100 टू 800 होती है हमारे नैनोमीटर, जो हमारा यूवी विजिबल होता है। तो यूवी अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट की होती है 100 टू 400 और जो मेरा विजिबल होता है उसकी होती है 400 टू 800 नैनोमीटर। यानी कि इतनी वेवलेंथ के अंदर अगर हमें कोई रेडिएशंस मिलती हैं तो वो कलर कॉम्प्लेक्स देगी। कि ऐसे होगा वो सारी रेडिएशंस, जैसे मान लो हमारी रेटिना पे, आईज की रेटिना पे फॉल हुई, वो उसको ट्रांसमिट करेगा और जो ट्रांसमिटेड कलर है वो हमें दिखाई देगा। तो कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा बहुत बड़ा एप्लीकेशन क्या है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन है। सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो यही है कि बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अनसेचुरेशन के बारे में बताता है। तो इतना समझ आया आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो इतना अगर समझ आ गया है तो आगे हम देखेंगे कि हमने जैसे बात की कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, विजिबल लाइट में जिस तरह से हमारे पास कलर के, तो वो चीजें मैं आप लिखने जा रही हूँ जो आपके एग्जाम में। कितना बज गए? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। एक सेकेंड में डाउनलोड कर लूँ अटेंडेंस को। बहुत अच्छे से ना बता दिया करो जैसे ही टाइम हो जाए, क्योंकि आज जो है नेटवर्क ठीक था तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। चलो फिर कल जो मैं करवाऊंगी ना एज इट इज, जो मैं लिखूंगी सारे के सारे एग्जामिनर ना पक्का देने वाला है, 100% श्योर, और उसी सीक्वेंस में देने वाला है। तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। कल का लेक्चर सिर्फ क्लास में ही समझ लोगे ना तो ही सफिशिएंट रहेगा। चलो जी, I have downloaded the attendance. Now you all can leave. Thank you so much and bye-bye. Again, congratulations for your result. Thank you, ma'am. Welcome.